प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। इस वाले वीडियो में हम छंद टॉपिक लेके आए हुए हैं और अब बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रामर में कि छंद और एक कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए है। और इस परीक्षा में पूछा जाता है कि चौपाई व सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। इस तरीके से इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि चौपाई व सोरठा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। इसकी जगह पर चौपाई भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा अन्य छंद हैं, कुंडलियां है, छप्पे है, बरबे है, उल्लाला है, इसके बाद शब्दमाला है, गीतिका है, हरगीतिका है। तो ये इससे संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और कक्षा 10 और कक्षा 12 में भी इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और अवश्य रूप में ये पूछा जाता है। तो चलिए हम एक कॉमन वीडियो आपको लेकर के आए हैं। ये दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी परीक्षा में 100% ये पूछा ही जाता है। इसके प्रीवियस यानी पिछले वर्ष के जो है पेपर दिए गए हैं उनको आप उठा करके देखें तो ये 100% आपको ये प्रश्न मिलता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ये समस्या क्या है कि चौपाई होता क्या है, सोरठा होता क्या है, मात्राएं क्या होती हैं, इसकी जानकारी हम आपको आज दे देंगे, ठीक है। तो पहले इस गहराई से समझिए। बच्चों को समझ में क्यों नहीं आता है कि वजह यह है कि उनको गहराई से जानकारी नहीं होती है। तो हम गहराई तक आपको आज लेकर के जाएंगे, पूरा छंद का टॉपिक ही आज क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जो है जल्दी से कॉपी निकाल लेंगे, पेन निकाल लेंगे। बस दो ही चीजें निकालना है, किताब की आवश्यकता आपको नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। तो ये छंद लिखा हुआ है। अगर बात करें हिंदी के कितने रूप होते हैं यहाँ से, तो हिंदी के जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको भी फिर से लेकर के चलते हैं। तो जो हिंदी के रूप होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो यहाँ पे गद्य हो गया और एक पद्य हो जाएगा। ये दोनों क्या है, हिंदी के रूप हैं। तो गद्य को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं और नियमों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर नियमों का समूह, ये ध्यान रखिए, ठीक। और नियमों का जो समूह मिलता है वो होता है व्याकरण। वो आपकी व्याकरण रह जाती है, यानी किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ने, लिखने, समझने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। वैसे ही पद्य को पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं, ध्यान रखेंगे। इन नियमों का भी क्या होता है, एक समूह होता है और उस नियमों के समूह को छंद कहते हैं। यह ध्यान रखिए। ये पद्य है, इसको कविता भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना, वरना आपको डाउट हो कि सर पद्य ही बता रहे हैं, ठीक है। इसको काव्य भी कहते हैं। दोनों में एक ही बात है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो बाद में जब गहराई से पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे। बाकी ये तीनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि छंद है क्या, तो हिंदी के 2 रूप होते हैं, गद्य होता है, पद्य होता है। गद्य को सही तरीके से पढ़ने के लिए इसके कुछ नियम होते हैं, ठीक है। और नियमों का जो समूह होता है वो व्याकरण कहलाता है। ऐसे ही पद्य को भी पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं और नियमों का जो समूह है वो छंद कहलाता है। बस इतनी बात आप समझ गए। हिंदी के 2 ही रूप होते हैं, हिंदी के 3 रूप नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि हिंदी के 3 रूप होते हैं, देख लेते हैं, गद्य होता है, पद्य होता है, एक आगे
जो है संस्कृत होती है। संस्कृत में भी एक गद्य और पद्य, संस्कृत एक अलग भाषा है, वो हिंदी से जुड़ी हुई है लेकिन भाषा अलग है। इसको नोट कर लेंगे, नोट कर लिया। आप देखते हैं बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। आप मात्रा निकालना जब सीख जाओगे आप गहराई से, तभी पढ़ने में मजा आएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से गौर से, यहाँ पे लिखा है छंद। और छंद होता क्या है, ऐसी कोई रचना, ध्यान समझिए, ऐसी कोई रचना, कोई भी हो सकती है, ध्यान रखिए, कोई भी रचना इसमें क्या लय हो, तुक हो, ठीक है, और इसमें तुकांत भी हो, कहीं पे तुकांत शब्द भी हो, क्या है प्रोग्रामिंग वर्ड्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें अक्षर, समझिए, इसमें अक्षरों की संख्या का क्रम निर्धारण हो, क्या हो, क्रम निर्धारण हो। तो इस प्रकार से युक्त रचना को हम छंद कहते हैं। एक ऐसी लाइन, एक या ऐसी रचना, एक ऐसा गद्यांश जिसमें लय हो, तुक हो, ताल हो, ठीक है, अक्षरों की संख्या का, क्रमों का निर्धारण हो, तो इस प्रकार की रचना को हम छंद कहते हैं। अगर बात करते हैं कि गद्य होती क्या है, तो जो भाषा हम बहुत सरल भाव से समझ जाते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, कहानियां इत्यादि पढ़ते हैं, घर पे बातचीत करते हैं, तो वो गद्य होती है, ठीक है। तो यही बस इतना अंतर था। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे से, और बात यहाँ पे इसको हम मिटा रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप नोट कर लें, ठीक। छंद होता क्या है, इसमें सिर्फ इतना ही बताना था। और पूछा ये भी जाता है कि छंद और गद्य में क्या अंतर है, तो वैसे ही अंतर है, परिभाषा दोनों की अलग अलग कर देंगे, ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं आपको। अब छंद कितने प्रकार के, तो छंद देखो 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, ठीक, फिर होता है वर्णिक छंद, ठीक है, और इसके बाद तीसरे नंबर पर है मुक्तक छंद। ये 3 प्रकार के छंद होते हैं। अब तीनों क्या होते हैं कि परिभाषा की बात की जाए तो सीधे नंबर डाल करके आपको लिख लेना है कि जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद होते हैं, इसमें वर्णों की गणना की जाती है वर्णिक छंद होते हैं, और मुक्तक छंद वे छंद होते हैं जिसमें ना ही मात्राओं की गणना की जाए ना ही वर्णों की गणना की जाए, वो मुक्तक छंद होता है। ये तीनों की परिभाषा हो गई। अब हम पढ़ने वाले कौन से हैं, अब हम जो है अब मात्रिक छंद के पढ़ने के बारे में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे मात्रिक छंद। ये छंद आपका लिखा हुआ है, यानी पहला मात्रिक छंद। सबसे ज्यादा अगर परीक्षा में छंद जो पूछा जाता है वो मात्रिक छंद पूछा जाता है। यही आपके मात्राओं के आधार पर जो छंद होते हैं, इसमें दोहा है, सोटा है, गरबे है, उल्लाला है, शब्दमाला है, गीत का, हर गीत का, और इसके बाद कुंडल कुंडलियां, छप्पे, ये जो सारी चीजें हैं वो मात्रिक छंद ही है, और सबसे ज्यादा इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मात्रिक छंद में क्या होता है कि इसमें मात्राओं की गणना की जाती है। अब ध्यान देंगे कि अब मात्राएं कैसे निकाल लेंगे, तो हम मात्राएं निकालना सीखें। इस वाले वीडियो में हम आपको मात्राएं निकालना सिखा ही देंगे, और फिर अगले वाले वीडियो में हम आपको सारा प्रोसेस बता देंगे कि कैसे कैसे छंद होते हैं और उनकी मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं। निकाल करके प्रूफ करके फिर उदाहरण के सहित आपको हम दिखाएंगे। तो बने रहिए लगातार हमारे इस वीडियो में। देखिए स्वर 2 प्रकार के होते, 3 लेकिन मतलब हाँ 2 से है। तो स्वर एक यहाँ पे लिखना है आपको, ह्रस्व स्वर लिखना है आपको। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है दीर्घ स्वर, ये दीर्घ स्वर लिखना है। अब स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे देखिए हमने बना दिया छोटा आ, ठीक,
तो इसमें कम समय लगा, ठीक, और इसमें ज़्यादा समय लगा बढ़ाने। ऐसे इसमें कम समय लगा, इसमें ज़्यादा समय लगा, इसमें कम लगा और इसमें इससे ज़्यादा लगा, और इसके बाद जो है इसमें कम लगा और उसके बाद ये ज़्यादा लगा। अब ये सेम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ये वाला हो गया, वो हो गया और हो गया। कुल मिलाकर के इनकी जो टोटल संख्या जो होती है 11 होती है और इसकी 4 होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर प्यारे बच्चों, अगर कभी भी आपसे सवाल किया जाए कि स्वर किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जिसे बोलने के लिए हमें अन्य शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता है तो उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन शब्दों को बोलने के लिए हमें अन्य शब्दों का सहारा लेना पड़ता है वो व्यंजन होते हैं। तो ये ध्यान रखें। हम बात करते हैं यहाँ पे स्वर की। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए कम समय लगता है और कुछ को बोलने के लिए ज्यादा समय लगता है। तो ये दो प्रकार के यहाँ पे हो गए, और इनकी टोटल जो संख्या हो गई वो यहाँ से यहाँ तक 11 हो गई। अगर बात करें तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं, कितने हैं, 4, और ये अगर अलग अलग दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनकी संख्या 7 हो जाएगी। टोटल दोनों की 11 हो जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ध्यान रखना, बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इनकी संख्या के बारे में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 मात्राएं रखेंगे, और नहीं, इसके लिए हम 1 मात्रा रखेंगे, और एक मात्रा को दर्शाने के लिए हम एक ऐसा ही एक दर्शा देंगे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, इसके लिए हम 2 मात्राएं लगाएंगे और 2 मात्रा लगाने के लिए इस तरीके से यानी यस बना देंगे। अब ये होता क्या है, तो ये लघु होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। और ये क्या होता है, गुरु, इसको गुरु कहते हैं, ठीक है। एक संख्या इस तरीके से लिखी जाती है, उसे लघु कहते हैं, और यस ये बना होता है, इसको गुरु कहते हैं। ये 2 संख्या के लिए होता है और ये 1 संख्या के लिए होता है, ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे हम राम लिख रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ पे हम राम शब्द लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, राम में डंडा लगा है और बड़ा की मात्रा है, बड़ा किसमें 2 में आएगी, तो ये लिख दिया, और उसके बाद जो माँ है ये 1 हो गया। तो टोटल इनकी संख्या जो है 3 हो गई। आप नोट करते रहें, लिखते रहें, चेक करते रहें। इसके बाद लिखते हैं अजगर, ध्यान देंगे, अजगर, तो आ के लिए भी 1 है, जा के लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1, ये भी 1 है। तो इन तीनों में की जो मात्राएं टोटल हो जाएंगी वो 4 हो जाएंगी। ये हम मात्राएं निकालना आपको सिखा रहे हैं। जब तक हम मात्राएं निकालना नहीं सीखेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी छंद को कभी नहीं समझ सकते। छंद को अगर समझना है तो इनको मात्रा निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बच्चों ये तो बात ये हो गई, अब तो बात ये हो गई कि मतलब आपने आधार पर निकाल लिया, लेकिन हिंदी में कई चीजें होती हैं। कौन सी, एक बिंदी भी, ये 2 बिंदी वाला भी होता है, इसके बाद 1 बिंदी वाला भी होता है, और उसके बाद कुछ जो शब्द होते हैं वो आधे होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे ध्यान, तो इसमें क्या है, ये आधा है, तो आधे के लिए क्या करेंगे, यानी आधे के लिए क्या प्रावधान रखा गया है, कैसे मात्राएं निकालेंगे। क्योंकि यहाँ तक हमारा ये फुल कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, अभी अधूरा है और आगे इसको बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक यानी ऐसे जब शब्द आएंगे तो आप क्या होगा, आप इसकी मात्रा निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो इसके लिए प्रावधान ये है कि जहाँ पे 2 बिंदी हो और 1 बिंदी ये है, और उसके बाद एक चंद्र बिंदी होती है, ध्यान रखेंगे। यानी 3 चीजें आपको ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 मात्राएं रखेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, 1 मात्रा रखेंगे। बहुत जरूरी चीज है बच्चों, बहुत जरूरी चीज ध्यान रखना है कि 2 बिंदी के लिए, विसर्ग के लिए 2 मात्राएं रहेंगी, बिंदी 1 अंक की बिंदी है, इसके लिए यानी ये वाला जो है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखते हैं, चंद्र बिंदी है, ये अंक बिंदी है, नहीं ये चंद्र बिंदी है, ये विसर्ग की बिंदियां हैं, ये चंद्र बिंदी है, ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 रहेंगी, उसके लिए 1 रहेगी। अब देखो, अब इस तरीके ध्यान रखें, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से पंच लिख रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से हमने पंच लिखा, तो बाकी होती 1, लेकिन इसलिए यहाँ पर बिंदी लगी हुई है तो इसकी हो गई 2 और इसकी 1,
अब इसमें क्या, इसमें चंद्र बिंदी लगी हुई है और चंद्र बिंदी की वजह से क्या है कि ये एक है, वैसे भी एक रहती है, फिर चंद्र बिंदी लगी तब भी एक है, खाली पा बना तब भी, और इसके बाद इसकी चाकी ये रहेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इसके बाद हम एक लाइन दे रहे हैं लास्ट हमारा एक और थोड़ा सा हल्का टॉपिक बचा है, बहुत जल्दी बता रहे हैं, ज्यादा समय न लगाते हुए, कि जो वर्ण आधे होते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा अध्यापक, ठीक, या हमने लिखा व्यास, तो इसमें शुरुआत में देखो ये क्या है, डंडा भी लगा, सा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो आधे वर्ण की क्या, तो इसका फार्मूला ये है कि आधे से पहले वाले वर्ण की दो मात्राएं होगी, क्या दो मात्राएं रहेंगी, मात्राएं रहेंगी, ठीक, और आधे वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ये ध्यान रखना, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे कि सिंपल लिख के दे रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि आधे से पहले वाले वर्ण की दो मात्राएं रहेंगी और आधे वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अब ध्यान से इसको समझेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। यहाँ पे लिखा हाँ भव्य, अब देखिए बाकी में से एक होती, लेकिन आप कॉन्सेप्ट है कि आधे से पहले वाले वर्ण की में दो रखना और आधे की मात्रा होती नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। आधे से ये है, आधी मात्रा होती नहीं, आधे से पहले वाले की दो रहेगी, या कि एक हो गई, कुल मिलाकर के तीन हो गई। तो जल्दी करेंगे। इसके बाद अब आपको हम दे रहे हैं सर्वेश। सर्वेश में कौन सी मात्रा है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख कर रखेंगे, देखेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बचा है, ठीक, अब मिटा रहे हैं। अब यहां से स्टार्ट करना है कि संयुक्त अक्षर से पहले, इसके बाद दूसरा रूल है, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण की, पहले वाले वर्ण की दो मात्राएं रहेंगी। संयुक्त अक्षर से पहले वाले की दो मात्राएं रहेंगी और संयुक्त अक्षर की एक ही रहेगी। ध्यान रखेंगे, संयुक्त अक्षर की एक ही रहेगी। ये ध्यान रखेंगे आप। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसा कि छाछत्री होता है, त्रात्रसूल होता है, या ज्ञानी होता है, और स्रा से श्रविक होता है, ये संयुक्त अक्षर होते हैं। ठीक है, तो आप इनको नोट कर ले, फिर आगे मिटाते हुए बात करते हैं। इसको नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, ध्यान दें, आप जैसे कि ये कक्ष लिखा हुआ है, इसमें मात्रा निकालेंगे, निकाल के देखिए क्या होगा, कमेंट करें नीचे। निकाल ली, चलिए इधर देखिए, संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पहले वाले की दो रहेंगे, इसकी एक रहेगी, टोटल कितनी हो गई, तीन। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से दूसरा डाल, इस तरीके से कक्षा में कितनी मात्रा रहेगी, निकाल के जल्दी से दिखाएं। अगर पिछला आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखा हुआ है, ये वाला जो भी बना रहे थे, पीछे स्किप करके देख ले अगर आपने ना देखा हो। अगर ये आपने देखा होगा तो आप ये बता सकते हैं। चलिए, संयुक्त अक्षर है, छाछत्री है ना, इससे पहले क्या करेंगे, इसके पहले वाले की दो रहेंगी, इसकी
लेकिन इसमें भी डंडा लगा है तो इसकी वजह से इसकी भी 2 होगा। कुल मिलाकर के टोटल संख्या हो गई वो टोटल संख्या 4, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम लिखते हैं आज बाजार जाना है। इसकी मात्रा निकाल के देखेंगे। बड़ा आज 2 हो गई, वहां में डंडा लगा है 2, जा में भी डंडा लगा है 2, इसकी रात अकेला है, ठीक, ये हो गए। इसके बाद जा में डंडा लगा है 2, ना में डंडा लगा है, और इसमें मात्राएं हैं, ध्यान रखना, तो इसकी भी 2 होंगी, ये है की मात्रा लगी। और जब पीछे वीडियो देखेंगे तो उससे आपको देखने से पता चलेगा कि एज एन की 2 मात्रा रहेंगी, क्योंकि है ससुर 4 है। कौन कौन से? छुटा है, छुटी है, ठीक है, छुटा हो गया, छुटी हो गई, छुटाऊ हो गया, और इसके अलावा जितने भी हैं सब में 2 मात्राएं लगेंगी। और एक बात लघु गुरु की क्या बात है? तो एक जो है ये वाला, ये लघु है और ये गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये गुरु, ये गुरु, और ये आपका क्या हो गया? लघु हो गया। ध्यान रखेंगे। तो उसमें पूछा भी जाता है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको मात्राएं निकाल करके बताना होता है। कोई भी पद्यांश दिया गया है और उसने पूछ दिया जाए कि ये क्या है, दोहा है, सोटा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? हम मात्राओं के आधार पर पता लगा सकते हैं। कोई भी दुनिया का काव्य हो आप बता सकते हैं, बस इन नियमों को आप ध्यान रखें। जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको सूचना दे दी थी, हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। इसके अलावा आप कई लाइनें लिख करके 2-4 लाइन लिखे, फिर इसका अभ्यास करें, और अभ्यास करने के पश्चात में फिर जो है हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसके कारण जो है आपको ये इसमें पता चल चुका है कि मात्राएं कैसे निकाली जाती हैं। अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके आगे का प्रोसेस बताएंगे, तो आप बने रहिए इस वाले वीडियो में और बेहतर से बेहतर अंक लाइए। नमस्कार।